देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल टीवी 100। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं विपनेश माथुर। कांग्रेस ऐलान कर चुकी है कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सितारगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई है। इस बीच ये कयास तेज हो गए हैं कि बीजेपी नेता वरुण गांधी की पत्नी यामिनी को सितारगंज सीट पर उतारा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सीएम के सामने चुनौती पेश कर सके। उत्तराखंड की राजनीति अब सितारगंज पर आकर टिक गई है। उपचुनाव की तारीख तय है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस में आपसी बयानबाजी जारी है। लेकिन बीजेपी अभी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई है। उम्मीदवार के नाम की उलझन में उलझी बीजेपी अब 15 जून को होने वाली पार्टी कार्यकारिणी की बैठक का बहाना बनाने लगी है। अटकलें इस बात की भी हैं कि बीजेपी नेता वरुण गांधी की पत्नी यामिनी को सितारगंज सीट पर उतारा जा सकता है। यामिनी बंगाली समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, इसीलिए बीजेपी बंगाली वोटरों को रिझाने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी के नेता ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस सीट पर पिछली बार की तरह वो जीत हासिल जरूर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड बीजेपी में नेताओं का टोटा पड़ गया है? क्या राज्य में कोई ऐसा नेता नहीं जो चुनाव लड़ सके? जब से यह सीट खाली हुई है तभी से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लगातार कार्यक्रम कर रही है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। और निश्चित रूप से जैसा कि हमने पहले उस सितारगंज सीट को लगभग 15,000 वोटों से जीता था, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोबारा भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर फिर चुनाव जीतेगी और ये इतिहास उत्तराखंड के अंदर एक बनेगा कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव हारने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार न तय कर पाने पर चुटकी ले रही है, लेकिन इस बात से बेखबर है कि सितारगंज में उसके लिए राह आसान नहीं है। कैंडिडेट तो नहीं मिल रहे तो खुद जानते हैं, खुद उनका कुनबा पूरा टूटने के कगार पर है। वो अपना कुनबा ही नहीं संभाल पा रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर अंदरूनी इतना खिंचाव है कि मैं नहीं समझता वो कैंडिडेट को 15 तारीख भी प्रस्तुत करने के लिए आज के दिन भी रेडी है। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं और हम लोगों ने, कांग्रेस ने हमेशा कर्मचारियों से लेकर सारे आम जनता के हित का कार्य किया, इसलिए मुख्यमंत्री जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। सितारगंज से सीएम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन जिस दौर से वो गुजरे हैं और जिस दौर से 3 महीने की सरकार गुजरी है, उससे कांग्रेस ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी उपचुनाव की चुनौती को कम नहीं मान रहे। खासतौर पर तब जबकि विपक्षी पार्टी सरकार पर एक विधायक की खरीद फरोख्त के आरोप लगाती आ रही हो। पार्टी लड़ेगी, पूरा वहाँ कांग्रेस कमेटी हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और 13 तारीख को नामांकन करूंगा और नामांकन करने से पहले मैं सितारगंज के रामलीला ग्राउंड में जनसभा करूंगा। सितारगंज का रण कांग्रेस और बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है। बीजेपी को अपनी जीती हुई सीट कायम रखने की चुनौती है तो कांग्रेस को सीएम बहुगुणा के लिए जीत की जरूरत। ऐसे में अब जनता ही तय करेगी कि वो सितारगंज की चाबी किसे सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। सितारगंज सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 8 जुलाई को सितारगंज सीट पर चुनाव होना है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उधर बीजेपी अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। इस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाया जाए, बीजेपी के सामने ये एक बड़ा सवाल है। पार्टी में कई नामों पर चर्चा है। यामिनी बंगाली समाज से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए शायद बीजेपी बंगाली समाज को रिझाकर मुख्यमंत्री को पटकनी देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि चाहे बीजेपी का कोई भी दिग्गज चुनाव में उतरे, हर किसी को करारी मात दी जाएगी। सितारगंज में माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने इसकी घोषणा कर दी है। 13 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन करेंगे और हमने विधिवत घोषणा कर दी है पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम की। अब भारतीय जनता पार्टी के पास संकट ये है कि उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। पहले उन्होंने शोर मचाया कि वो बीसी खंडूरी जी को चुनाव लड़वाएंगे, फिर कुछ लोगों ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी जी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि भगत सिंह कोश्यारी जी और बीसी खंडूरी साहब काफी समझदार हैं, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, वो जानते हैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ना तो दूर, वो टिकेंगे ही नहीं कहीं। पिछली बार जो है वहाँ पर मतदाताओं ने
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 12,000 से अधिक मतों से विजयी बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर बहुत मजबूत आधार है। और इस समय जिस प्रकार से जो सितारगंज का जो घटनाक्रम चला, उससे वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज है कांग्रेस से, और निश्चित जो है इस चुनाव में विजय बोगड़ा जी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो अब तक जो है प्रत्याशी के लिए जो नाम आए हैं, उसमें कई बड़े बड़े नाम भी है। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी का नाम भी है, माननीय कोश्यारी जी का नाम भी है, और कुल मिलाकर के जो अपने और भी बंगाली समुदाय से और भी नाम है जिन पर विचार हो रहा है। और मुख्य रूप से उसमें एक नाम और आया है, उसमें वरुण गांधी जी की पत्नी यामिनी, उनका भी नाम आया है, उस पर भी विचार हो रहा है। मैं समझता हूँ केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत जल्दी इस पर निर्णय करेगा। पारा फिर उछाल मारने लगा है। राजधानी देहरादून में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम के रुख को देखते हुए गर्मी से राहत मिलने की कतई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जून की शुरुआत में चढ़ते पारे के साथ लू के थपेड़ों ने लोगों की आह निकाल दी है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 से 4 जून तक तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच था। लंबे इंतजार के बाद तब मौसम ने करवट बदली और फुहारों ने पारे पर ब्रेक लगाने के साथ लोगों को गर्मी से भी राहत दी। लेकिन 2-3 दिन की राहत के बाद अब पारा फिर चढ़ने लगा है और गर्मी के साथ उमस भी सताने लगी है। दिन के वक्त गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बढ़ती गर्मी के साथ गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आसमान में बादलों की मौजूदगी के बावजूद गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे ऊर्जा निगम के फैसले से उसकी हालत और बिगड़ सकती है। ऊर्जा निगम पहले ही करोड़ों रुपए के कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। बताया जा रहा है कि निगम 650 करोड़ रुपए का कर्ज और लेने जा रहा है। इस कर्ज का 1 महीने का ही ब्याज करीब 7 करोड़ बैठता है, जो निगम के सहयोगी उपक्रम पिटकुल के कर्मचारियों के 1 महीने की सैलरी से करीब 2 गुना है। ऊर्जा निगम का सरकारी विभागों पर 729 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं से भी लाखों रुपए वसूले जाने हैं। ऊर्जा निगम ना तो बिजली चोरी पर लगाम लगा पाया है और न सरकारी विभागों से बकाया बिल वसूली के लिए कोई ठोस पहल की, बल्कि बिल वसूली की जगह निगम कर्ज की सीमा बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रहा है। मई में हुई निगम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में कम समय के लिए दिए जाने वाले कर्ज की सीमा 350 करोड़ से बढ़ाकर 650 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर आखिरी मोहर भी लगा दी गई। अपना बकाया वसूलने के बजाय निगम का कर्ज लेना यह दिखाता है कि निगम की नीतियों में खामियां हैं। अगर निगम सिर्फ अपने बड़े बकायेदारों से ही वसूली कर ले तो उसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों का।